हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने अपना स्टार्स का चैप्टर नंबर 2 सिंपल रिग्रेशन स्टार्ट किया हुआ था और उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज जो इसका रिमेनिंग थ्योरी पोर्शन है वो कवर अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से प्रैक्टिकल पोर्शन सिंपल रिग्रेशन का स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ रिग्रेशन थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, एज़ यू ऑल नो दैट मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि जो रिग्रेशन के अंदर मेनली आपको तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज़ द रिग्रेशन इक्वेशंस। ठीक है, पहले रिग्रेशन इक्वेशंस होगी, फिर होगी आपकी रिग्रेशन लाइंस और उसके बाद है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रिग्रेशन लाइंस की बात करें तो स्टूडेंट्स अगर हम रिग्रेशन लाइंस की बात करें तो हमारे पास दो मेथड्स हैं रिग्रेशन लाइंस को ऑब्टेन करने के लिए। सबसे पहले है स्कैटर डायग्राम मेथड और लास्ट सेकंड वन इज़ आवर लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो अगर स्टूडेंट्स स्कैटर डायग्राम मेथड की बात करें तो रिग्रेशन लाइंस कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास एक्स एंड वाई, उसके जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, जो भी उनकी वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद रैंडमली क्या करते हैं उनमें से लाइन पास जो भी हमारे प्लॉटेड पॉइंट्स होते हैं, जो हमने ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को क्या किया है, प्लॉट किया है, उन जैसे ये है, सपोज़ ये ग्राफ है, तो मैंने ग्राफ के ऊपर ऐसे पॉइंट्स को क्या किया है, प्लॉट किया है। तो उसके बेसिस पर मैं क्या कर दूँगी, एक फ्री हैंड से लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, और उसके बेसिस पर अपने रिज़ल्ट्स को निकाल लूँगी। यहाँ पर हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो लीनियर रिग्रेशन लाइंस होंगी या हमारी नॉन लीनियर होंगी। ठीक है, लीनियर तुम्हें मालूम ही है, मैंने लास्ट टाइम थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया था, जब एक वेरिएबल चेंज होता है, ठीक है, विद अदर वेरिएबल एक फ़िक्स रेशियो में, तो उसे बोलते हैं हम लीनियर रिग्रेशन। उसी तरह से अगर एक वेरिएबल वेरी करता है दूसरे वेरिएबल से एक चेंजिंग रेशियो के अंदर, तो उसे हम कौन सा बोलते हैं, कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये तो था स्कैटर डायग्राम मेथड। और लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, हम लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर अभी हम जब प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तो आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर हम अपने पॉइंट्स को, जो भी वैल्यूज़ हैं, इस तरह से प्लॉट करते हैं कि जो सम है डेविएशंस का वो क्या हो, मिनिमम हो। क्लियर हो गया? ये अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर होगा ये वाला पॉइंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम्स द रिग्रेशन इक्वेशंस। रिग्रेशन इक्वेशंस मैंने अभी आपको बताई, अभी हमने रिग्रेशन लाइंस की बात करी थी। जो दूसरा कंसेप्ट है वो हमारा आता है रिग्रेशन इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशन होती है, एक होती है वाई ऑन एक्स, एक होती है एक्स ऑन वाई। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है। दो रिग्रेशन इक्वेशंस की बात की गई है यहाँ पर, एक है वाई ऑन एक्स की और एक है एक्स ऑन वाई की। बच्चे, अगर रिग्रेशन इक्वेशन क्वेश्चन में पूछते हैं वाई ऑन एक्स निकालो, वाई ऑन एक्स का क्या मतलब है कि जो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की गई थी, जैसे अभी मैं आपको दो रिग्रेशन इक्वेशंस की बात की थी, एक थी वाई ऑन एक्स और दूसरी क्या थी, एक्स ऑन वाई। अगर तो बात करूँ वाई ऑन एक्स की, ठीक है, वाई ऑन एक्स का क्या मतलब है कि आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स के बेसिस पर। तो इस इक्वेशन में y हमारा कौन सा वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और x कौन सा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और अगर बात की जाए x ऑन y की, तो यहाँ पर x कौन सा वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारी फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन है, जो ये रिग्रेशन इक्वेशन होती है, आप एक इसका ये मान लीजिए एक सिंटैक्स होता है, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स होता है, वैसे ही इक्वेशन का भी है सिंटैक्स। जो y ऑन x, अभी मैं पहले बात कर रही हूँ किसकी, y ऑन x की। तो स्टूडेंट्स, जो y ऑन x है वो इस तरीके से क्या होती है, एक्सप्रेस्ड होती है। y ऑन x का क्या मतलब है, y इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो a और b है वो क्या है, आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, जो रिग्रेशन इक्वेशन है y ऑन x, उसको हम और किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए।
यहाँ पर अभी बात की गई थी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। लेकिन आप इसको और किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पोर्शन ही है, तो ये आप आगे कई एक्सरसाइजेस में यूज़ होगा। इसको आगे फर्दर एक्सप्रेस किया जा सकता है इस प्रकार से, y माइनस वाई बार क्या होता है आपका y, जो y वेरिएबल है उसका मीन। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज दिस वन, r मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। स्टूडेंट्स अगर y और x है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, ऊपर आएगा, और ये क्या आएगा, y x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या आएगा, नीचे, और बाद में x माइनस एक्स बार। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ बता दूं, आगे अभी हम इसके बाद इक्वेशंस के बाद हम कोफिशिएंट की बात करेंगे। तो जो r मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, बी वाई एक्स के। और बी वाई एक्स क्या होता है, हमारा रिग्रेशन कॉफिशेंट होता है। दो रिग्रेशन कॉफिशेंट्स होते हैं, दो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल रिग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ दो वेरिएबल्स ही लेकर चलते हैं। तो r मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होता है, रिग्रेशन कॉफिशेंट। कौन सा रिग्रेशन कॉफिशेंट, y ऑन x के इक्वल होता है। और स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर इन्होंने आगे फर्दर इसको रिप्लेस कर दिया है किससे, बी वाई एक्स से। क्लियर हो गया। अब सेकंड जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो है x ऑन y। तो स्टूडेंट्स x ऑन y का क्या मतलब है कि x की वैल्यू निकालनी है आपको y के बेसिस पर। जो यहाँ पर जो x होगा वो कौन सा वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y कौन सा वेरिएबल होगा आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका भी वही है सिंटैक्स, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, उसमें क्या था, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इस फॉर्म में ही हमने, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्वेश्चंस, ये जो कंसेप्ट्स हैं सारे क्लियर होंगे, ठीक है। अब रिग्रेशन इक्वेशंस देखिए, x ऑन y को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस वही जैसे y का लिखा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स बार। अब यहाँ पर देखिए हमने कौन सा, यहाँ पर r, अब ये x ऑन y है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन x का ऊपर आएगा और y का स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे आएगा। और स्टूडेंट्स ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, हमारा रिग्रेशन कॉफिशेंट रिप्रेजेंट करती है। और जो रिग्रेशन कॉफिशेंट कौन सा, x ऑन y का, क्योंकि हम कौन सी इक्वेशन निकाल रहे हैं, x ऑन y निकाल रहे हैं, तो रिग्रेशन कॉफिशेंट कौन सा आएगा यहाँ पर, रिग्रेशन कॉफिशेंट x ऑन y, ठीक है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बी एक्स वाई से, ठीक है। और ऊपर वाले को कैसे किया था, बी वाई एक्स से। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने फर्दर इसको रिप्लेस करके यहाँ पर वैल्यू क्या कर दी है, कॉफिशेंट की वो कर दिया, रिप्लेस कर दी है। अब तीसरा जो कंसेप्ट है रिग्रेशन के अंदर स्टूडेंट्स, वो आता है रिग्रेशन कॉफिशेंट्स का। जिस प्रकार से यहाँ हमारे पास क्या होती हैं, दो रिग्रेशन इक्वेशंस होती है, सिमिलरली हमारे पास क्या होंगे, दो रिग्रेशन कॉफिशेंट्स भी होंगे। तो जो रिग्रेशन कॉफिशेंट्स है ये क्या स्टूडेंट्स मेजर करते हैं, जो भी एवरेज चेंज हुआ है, ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। तो स्टूडेंट जो रिग्रेशन कॉफिशेंट होते हैं बेसिकली वो किस चीज़ को मेजर करते हैं, सपोज़ एक वेरिएबल की वैल्यू में क्या एवरेज चेंज आया है, किसकी वजह से, जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में यूनिट चेंज आता है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कॉफिशेंट बोलते हैं। रिग्रेशन कॉफिशेंट इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। और ये स्लोप जो होता है, अगर स्लोप हमेशा चेंज को क्या करता है, डिटर्मिन करता है, तो वो जो चेंज है रिग्रेशन लाइन का वो कौन डिटर्मिन करता है, हमारा रिग्रेशन कॉफिशेंट। और रिग्रेशन कॉफिशेंट स्टूडेंट्स दो होते हैं, एक होता है अगर इक्वेशन x ऑन y है तो रिग्रेशन कॉफिशेंट x ऑन y, और y दूसरा कौन सा होता है, y ऑन x। और स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट रिग्रेशन कॉफिशेंट y ऑन x का क्या फॉर्मूला है, y ऑन x मतलब कि y की वैल्यू निकालनी है x के बेसिस पर, तो y ऊपर आएगा, x क्या आएगा, नीचे आएगा। जिसके बेसिस पर हमेशा निकालनी होती है चीज़ वो क्या आती है, नीचे आती है डिनोमिनेटर में, ठीक है। और r तो आपको मालूम ही है क्या होता है, कोरिलेशन कॉफिशेंट।
उसी तरह से स्टूडेंट्स रिग्रेशन कॉफिशिएंट एक्स ऑन वाई कैसे निकलेगा, बी एक्स वाई आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो इस चैप्टर मतलब थ्योरी का, वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ कोरिलेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी तरह से रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स की भी। तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट स्टूडेंट सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट है वो क्या है, जो मैट्रिक मीन है किसका, टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स का। ध्यान से देखना क्योंकि इसके बेसिस पर फर्दर छोटे छोटे पॉइंट्स आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आएंगे। तो सबसे पहले बात की गई है प्रॉपर्टी नंबर 1 की, वो क्या है कि जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट है वो क्या है, जो मैट्रिक मीन है किनका, टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स का। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम है 2 रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स होते हैं, तो इनका अगर जो मैट्रिक मीन है, जो मैट्रिक मीन में क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, अंडर रूट लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आता है, कोरिलेशन की वैल्यू के इक्वल आता है। तो उन्होंने फर्दर हमें चीज़ करके भी दिखाई है इस चीज़ को। आप देखिए एक्स ऑन वाई है रिग्रेशन कॉफिशिएंट, वो किसके इक्वल होता है, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वाई ऑन एक्स की, तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, दोनों कॉफिशिएंट्स को, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये दोनों कॉफिशिएंट्स थे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, और राइट हैंड साइड हमारे पास ये दोनों जो वैल्यूज़ थी। अब स्टूडेंट्स जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में ये इससे कट हो गया, वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो बचा क्या, आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो आर मल्टीप्लाई बाय आर बेसिस सेम तो पावर ऐड, तो कितना हो गया आर स्क्वायर, और इधर से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। अब जो स्क्वायर है अगर दूसरी तरफ जाता है इज इक्वल्स टू के, तो वो क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। तो यहाँ से ये हेंस प्रूफ की जो आर की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। क्लियर हो गया। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो ये है कि बोथ रिग्रेशन कॉफिशिएंट मस्ट हैव द सेम अलजेब्रिक साइंस, कि जो वो दोनों कॉफिशिएंट्स है रिग्रेशन के उनके अलजेब्रिक साइंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दिस मीन्स ईदर बोथ रिग्रेशन कॉफिशिएंट विल ईदर बी पॉजिटिव, या तो दोनों के दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या दोनों के दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। In other words, when one regression coefficient is negative, the other one would also be negative. अगर एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव। दैट मीन्स बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों के जो साइंस हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि एक का साइन क्या है नेगेटिव है और दूसरे का क्या है पॉजिटिव है। ठीक है। रिग्रेशन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव द सेम साइन एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, और कोरिलेशन के कोफिशिएंट्स का जो साइन है दैट मीन्स आर का जो साइन आएगा वो भी सेम आएगा किससे, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का क्या होगा, साइन होगा। इफ़ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नेगेटिव, अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है, तो देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट वुड ऑल्सो भी नेगेटिव। तो कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट है वो दोनों भी नेगेटिव होगा। And if byx and bxy have positive signs, then r will also be positive signs. और अगर दोनों के साइन पॉजिटिव हैं तो r भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर होगा। दोनों कॉफिशिएंट, दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स के साइन सेम होने चाहिए, और जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स के साइन आएगा वही किसका आएगा, r का साइन होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी 2 और 3 थी। अब बोथ रिग्रेशन कॉफिशिएंट कैनॉट बी ग्रेटर देन यूनिटी, और स्टूडेंट्स वो हमें मालूम ही है कि जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है वो ग्रेटर देन यूनिटी नहीं होने चाहिए, वो हमेशा लेस देन यूनिटी ही होंगे। क्यों स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि अगर रिग्रेशन कॉफिशिएंट 1 से ज़्यादा हो गए, ठीक है, अगर वो हो जाते हैं सपोज 4 हो गए दोनों, अगर सपोज बी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ उसको क्यों इन्होंने ऐसा बोला है। अगर बी वाई एक्स 2 आती है, 2 वैल्यू, और उसी तरह से बी एक्स वाई की भी वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, इन दोनों का स्टूडेंट्स अगर मैं वो लेती हूँ अपना जो मैट्रिक मीन, तो ये क्या आता है 2 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4, और अगर अंडर रूट निकालते हैं तो ये क्या आता है, सिर्फ 2 आता है।
तो क्या आर की वैल्यू 2 हो सकती है? नहीं। यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन होता है ना ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो आर की तो वैल्यू हमने सीखी थी कि हमेशा -1 से किसके बीच में होगी, +1 के बीच में। तो हाउ कम इट इज़ पॉसिबल? दैट्स वाई दे हैव सेड दैट कि जो आर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। Arithmetic mean of two regression coefficient is either equal to or greater than correlation coefficient। तो अगर मैं दोनों रिग्रेशन कॉफिशेंट का मीन लेती हूँ, दैट मीन्स उनकी एवरेज लेती हूँ, यहाँ डिवाइड करती हूँ 2 से, या तो वो कहते हैं कि आर के इक्वल आएगा, बिल्कुल ही कोरिलेशन की वैल्यू के इक्वल आएगा, या आर से ग्रेटर भी हो सकता है, ठीक है। और रिग्रेशन कॉफिशेंट स्टूडेंट्स, ये वाली इलस्ट्रेशन 13, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी 13th इलस्ट्रेशन में यूज़ हो रही है, बट मैं फिर भी आपको बताती हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। जिससे हमने कोरिलेशन की भी एक प्रॉपर्टी की थी, वो कोरिलेशन की प्रॉपर्टी क्या थी कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट है किससे, ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड ऑफ द स्केल, दोनों से क्या था, इंडिपेंडेंट था। और ओरिजिन में मैंने आपको बताया था कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, कोरिलेशन की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूं और डिवाइड भी करूं सेम नंबर से वेरिएबल्स को, तो भी कोरिलेशन की वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन स्टूडेंट्स, रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन का मतलब है कि रिग्रेशन के अंदर अगर मैं वैल्यूज़ के ओरिजिन में चेंज कर दूँ, दैट मीन्स कुछ प्लस कर दूँ कुछ माइनस कर दूँ, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू के ऊपर उस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन स्केल का मतलब स्केल इंडिपेंडेंट नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप रिग्रेशन के कोएफिशिएंट को किसी सेम नंबर से डिवाइड, सपोज मैं 5 से डिवाइड करती हूँ उसको वेरिएबल्स को, या मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो स्टूडेंट्स आपको उसके काउंटर में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके रिग्रेशन की वैल्यू जो है कोएफिशिएंट की वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन आपको बदलनी नहीं है। सपोज़ जैसे कई बार होता है ना कि आपकी जैसे वैल्यू है 100, 200, 300, ये सभी किसके टेबल पे कॉमन है, 100 के टेबल पे कॉमन आ रहे हैं, तो मैं क्या कर दूँगी, 100 से क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी, ताकि मेरा जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। 10 आ जाएगा, ठीक है, 100 पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप 100 से डिवाइड कर दो ना, आपको जब फार्मूला हम फर्दर यूज़ करेंगे तो आपको 100 से फार्मूला में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका इफ़ेक्ट, अगर डिवाइड है का इफ़ेक्ट मुझे ख़त्म करना है तो मुझे उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में, ठीक है, ताकि ओवरऑल जो इफ़ेक्ट है वो नील हो जाए। क्योंकि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है स्केल के मामले में, ओरिजिन के मामले में तो इंडिपेंडेंट है, बट स्केल के मामले में इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। फर्दर इलस्ट्रेशन 13 करवाऊंगी तो उसमें आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी सेम चीज़ ही बोली है कि अगर मतलब ये मैं आपको फर्दर ये कॉमन फैक्टर्स लेके ही किया हुआ है, तो आपको मैं फर्दर जब इलस्ट्रेशन 13 करवाऊंगी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारी रिग्रेशन की थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है रिग्रेशन का वो स्टार्ट लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।